Hi students, today chapter 3, चैप्टर का नाम है, क्या नाम है बताओ? यस, द खलजी डायनेस्टी। बट हमेशा की तरह हम पहले करेंगे कुछ क्वेश्चंस का दर्शन करते हैं। आइए टाइमलाइन पे देखते हैं। खलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी 1290 CE, बिगनिंग ऑफ खलजी डायनेस्टी। एंड मंगोल्स, जिनसे सब घबरा रहे थे, फाइनली 1299 CE में मंगोल्स ने आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? दिल्ली में। पर दिल्ली आने से पहले दे क्रॉस्ड वन रिवर। उस रिवर का नाम है सतलेज। सतलेज रिवर क्रॉस करके दिल्ली तक पहुंचे। 1296 CE में अलाउद्दीन खलजी टुक ओवर द थ्रोन। 1296 शुरू हुआ 1290 से, तो मतलब 6 साल कौन राज किया? ये 6 साल जलालुद्दीन। छह साल के बाद अलाउद्दीन आ गए। अलाउद्दीन और जलालुद्दीन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? नेफ्यू, भांजा। और 1320 में एंड ऑफ खलजी डायनेस्टी। सो बच्चों, टोटल रूल इस डायनेस्टी का था 30 साल का, 30 इयर्स, 30 साल। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। दाग, द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस टू प्रिवेंट बोरोइंग और एक्सचेंज ऑफ हॉर्सेस। कुछ दाग लगा दो, ब्रांड कर दो हॉर्सेस पे, कि अगर कोई एक्सचेंज करे तो पकड़ा जाए। डाक चौकी, डाकिया, डाक मतलब बेसिकली पोस्टल सिस्टम। A postal system introduced and organized by Alauddin Khalji, which functioned with the help of foot runners and horses. Foot runners मतलब जो अपने कदम से दौड़ते थे, गाड़ी पे नहीं था। ठीक है, आज का जैसे मेल बॉक्स क्या है, बड़ी गाड़ी आती है, जीप आती है, नहीं, उस समय फुट रनर्स। जौहार, a ritual suicide committed by Rajput women to avoid capture and dishonor at the hands of invaders. राजपूत और खलजी डायनेस्टी के बीच में अगर कोई झगड़ा चल रहा है, तो राजपूत विमेन दे डिड नॉट वांट कि मुझे दुश्मन पकड़ ले, सो वो अपने आप को आग में समर्पण कर देते थे। प्राइस कंट्रोल, prices of goods and commodities to prevent overcharging by shopkeepers. Fill in the blanks से ये समझ में आता है कि खलजीज were and dash dynasty of rulers. ये AN देख रहे हो? AN, इसका मतलब vowels AEIOU। तो ए से है आंसर, अफगान। द फर्स्ट रूलर ऑफ खलजी डायनेस्टी वॉज, पढ़ेंगे हम लोग, अलाउद्दीन एक्सपेडिशन टू द साउथ वॉज लेड बाय साउथ। साउथ इंडिया में पहला बार सेना भेजा किसने? अलाउद्दीन ने। और किसके निरीक्षण में भेजा गया, ये हमें देखना है। डैश वॉज द क्वीन ऑफ चित्तौर, ये भी हमें देखना है। The famous Persian poet dash, Persian poet, क्या नाम है उनका? Who lived in the court of Alauddin Khalji. मतलब अलाउद्दीन खलजी के साथ ही रह रहे थे उनकी कोर्ट में, उनके दरबार में। The palace of Dash was built by Alauddin Khalji. तो ये समझ में आ रहा है कि अलाउद्दीन खलजी ने कुछ पैलेस भी बनवाया था। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। राणा रतन सिंह was the ruler of Ranthambore. ये सही है या गलत है?
राणा रतन सिंह वॉज द रूलर ऑफ रणथंबोर। तो जब ये चैप्टर का रीडिंग लगाएंगे उस समय आपको ध्यान रखना है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़ बाय अलाउद्दीन ओपन द रूट फॉर फर्दर कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ। बोल रहे हैं कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जब कॉन्कर किया तो चित्तौड़ कॉन्कर करने से गेट खुल गया साउथ का। क्या ये सही है? पता करना होगा। अलाउद्दीन इंप्लीमेंटेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, वो जो दाग अभी हमने पढ़ा था, टू स्टैम्प आउट करप्शन इन द आर्मी। अलाउद्दीन बिल्ट अली दरवाजा एज एन एंट्रेंस टू सीरी फोर्ट। एंट्रेंस टू सीरी फोर्ट है या और कोई नाम है, ये देखना होगा। जलालुद्दीन was treacherously murdered by जूना खान। जलालुद्दीन का मर्डर हुआ था। कौन मर्डर किया था? जूना खान मर्डर किया था या किसी और व्यक्ति ने किया था? तो चौकन्ना रहना आपको। ब्रीफ में आपको आंसर देना है दोस्तों। What were the steps taken by Alauddin to tackle the Mongol menace? Mention 3 ways in which Alauddin controlled the nobility. Why Alauddin introduced market reforms? How did he control the prices? State 3 features of Alauddin land revenue policy. Mention 2 examples to show that Alauddin was a patron of art and architecture. Which dynasty succeeded the Khaljis? Look at the picture. Answer the following. This was an entrance to Qutub Minar. Who built the entrance? What is the name of this monument? आइए चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों। अभी अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखा था। The Khaljis were an Afghan dynasty of rulers. They were second dynasty to rule over the Delhi Sultanate. Who were the first? याद करो, खलजी से पहले अभी लास्ट चैप्टर में हमने किनके बारे में पढ़ा था? बताइए। यस, यू गाइस आर राइट। Their rule lasted from 1290 CE to 1320 CE over a large area in the Indian subcontinent. Balban's immediate successors were unable to manage either the administration or the factional conflicts between the old Turkish nobility. याद करिए, old Turkish nobility किसको कहते थे हम? वो चंडालनी या छलांगनी? And the new forces led by the Khaljis. बलबान के जो बेटे थे ना वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर पा रहे थे और कॉन्फ्लिक्ट्स, फैक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे इनके बीच में, टर्किश नोबिलिटी के बीच में और कुछ नए ताकत फोर्सेस, मतलब नए ताकत लेड बाय द खलजीज। और उस खलजी में कौन था मेन? जलालुद्दीन फिरोज खलजी मेन ताकतवर बनकर आया था। बलबान के बच्चे, बलबान के बेटे अगर हिम्मत वाले होते, ताकत वाले होते, तो क्या ये डायनेस्टी खत्म होती? उनकी नहीं होती। सो जलालुद्दीन फिरोज खलजी स्लेव डायनेस्टी को खत्म करते हुए इन्होंने चालू किया अपना खुद का डायनेस्टी, दैट इज कॉल्ड द खलजी डायनेस्टी। After a struggle between the two factions, Jalaluddin Firoz Khalji was declared as the Sultan by the nobility. मतलब अभी भी नोबिलिटी का पावर था, नोबिलिटी का पावर। अब बात करना है अलाउद्दीन खलजी का। Jalaluddin was treacherously murdered by his ambitious nephew जूना खान। अरे याद करिए, अभी जस्ट हमने
ट्रू एंड फॉल्स में देखा था। तो जूना खान, तो जूना खान नाम है उनका। द लैटर, लैटर मतलब देखो जब भी कोई लाइन होता है, ये है फॉर्मर और ये लैटर, क्योंकि दो नाम है ना तो इसको कहते हैं लैटर। अब देखिए क्या बोला जा रहा है। द लैटर मतलब जूना खान, द लैटर मतलब कौन हुआ यहां पर, जूना खान। The latter ascended the throne in 1296 CE as अलाउद्दीन खलजी। ये है अलाउद्दीन खलजी, बड़ा मासूम लग रहा है। कॉन्क्वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, जीत। Among the Khalji kings, Alauddin Khalji 1296 to 1316 CE, 20 साल का राज, 20 years. Followed an aggressive policy of territorial expansion. Aggressive, बहुत ज्यादा उनको अपना राज्य को बढ़ाना था, टेरिटरी को बढ़ाना था, एक्सपैंड करना था। Some of his important military campaigns were as follows. गुजरात, मिलिट्री कैंपेन्स, सेना को भेज दिया गुजरात। अलाउद्दीन सेंड एन एक्सपेडिशन टू गुजरात विच वॉज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड। एनेक्स्ड मतलब जोड़ देना, प्लस अपने राज्य में जोड़ देना। गुजरात से पेट नहीं भरा जी, राजस्थान भी पहुंचे। अलाउद्दीन फर्स्ट कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ रणथंबोर फ्रॉम राणा हमीर देवा। ये सब नाम आप लोगों को याद रखना है। फोर्ट ऑफ रणथंबोर किनसे लिया, राणा हमीर देवा। अगर आपको याद रखना तो ये याद रखना कि रणथंबोर, ठीक है, हमीर को आप देखो थोड़ा सा ट्विस्ट करो, हैमर बना दो इसको। मुझे कहानी एक और ऐड कर दो कि अलाउद्दीन जब फोर्ट ऑफ रणथंबोर लिया तो राणा साहब के माथे पे बहुत जोर का एक हथौड़ा मारा। तो याद रहेगा हैमर, हैमर हथौड़ा मतलब हैमर, तो हैमर से आपको याद आएगा हमीर। तो इस तरीके से अपने को याद रखना होगा। और उसके बाद एंड देन अटैक्ड चित्तौड़। रणथंबोर के बाद उन्होंने चित्तौड़। अब ये चित्तौड़ कैसे याद रखना आपको, जब किसी के माथा पे अगर आप हथौड़ा मारोगे तो उसका चित्त जो है ना, चित्त खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। तो चित्त उसका टूट गया। चित्तौड़, द कैपिटल ऑफ मेवाड़। अब मेवाड़ को कैसे याद रखना है, मी एंड वॉर। व्हेन आई वेंट टू अ वॉर, somebody hit me with a hammer and मेरा चित्त टूट गया। सो इस तरीके से अपने को कहीं ना कहीं कुछ भी अनाप शनाप कहानी दिमाग में डाल दो। लॉजिक्स नहीं चाहिए आपको, बस कुछ भी कहानी डाल दो। अब देखो कितना इजी हो गया। रणथंबोर पे कौन था राजा, राणा हमीर देवा। रणथंबोर के बाद उसने क्या मारा था हैमर से, उसका चित्त को तोड़ दिया। और मैं तो ऐसा वॉर भाई नहीं कर सकता हूं, मी वॉर। सो चित्तौड़ के बाद द कैपिटल ऑफ मेवाड़। द राजपूत्स फॉट ब्रेवली अंडर राणा रतन सिंह। but lost the battle. A famous legend tells us that before Alauddin's army could enter the fort, the woman of the palace, along with the queen Rani Padmini, performed johar and burned themselves to death. कि दुश्मन के हाथ नहीं आना है, हम हमारे पति की ही रहेंगे, दुश्मन के हाथ नहीं लगना है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को आग में समर्पण कर दिया। The fall of Ranthambore was followed by the capture of Mandu. उज्जैन, चांदेरी and Malwa.
ये 4 जगह रणथंबोर के बाद और कैप्चर किया किसने? जलालुद्दीन ने, सॉरी अलाउद्दीन ने। कैप्चर ऑफ मांडू, उज्जैन, चांदेरी एंड मालवा। अब इसको याद रखने के लिए एक मैन मांडू, एक मैन चांदनी रात में चांदेरी, जो जैनी था, जैनी मैन, इसका धर्म जैनी था, और ये क्या कर रहा था चांदनी रात में? ये हलवा खा रहा था। हलवा से आ गया मालवा, जैन से आ गया उज्जैन, मैन से आ गया मांडू, और चांदनी से आ गया चांदेरी। सो इस तरीके से हम कहानी बना के चीजों को याद रखेंगे। Deccan. The conquest of Malwa opened the door to the south. Conquest of Malwa होगा। अब ये याद करने के लिए मालवा दे दिया उसको साउथ का हलवा। Okay? Alauddin was the first Muslim ruler to send an expedition to the Deccan. The Deccan expedition was led by Malik Kafur. मालिक काफूर, अनिल कपूर का गाना याद रखना, 1 2 का 4 4 2 का 1। तो ये मालिक जो था, मालिक ने कहा अलाउद्दीन को कि मालिक नाम है मेरा, मैं 1 2 का 4 कर दूंगा, मुझे भेजिए। तो मालिक काफूर, एंड मालिक ने क्या किया? He defeated the Yadavas of Devagiri. और भी the Kakatiyas of Warangal. The Hoysalas of Dwar Samudra. And the Pandyas of Madurai. तो बेसिकली 1 2 का 4 जो हमने बताया था, यादवास ऑफ देवागिरी, द काकातियाज ऑफ वारंगल, द होयसालास ऑफ द्वारा समुद्र, एंड द पांड्याज ऑफ मदुराई। 4। अब आपको याद रखना है कि ये पांड्यास थे मदुराई के। अब ये आपको कहीं ना कहीं कुछ लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है? होय सालास ऑफ द्वारा समुद्र, होय सालास ऑफ द्वारा समुद्र। तो बेसिकली होय सालास में साला है, तो साला के साथ जीजा को जोड़ो, और साला को जीजा जी ने क्या किया? दरवाजे पे खड़ा कर दिया। बोला अभी तुम चुपचाप दरवाजे पे खड़े रहे, ये तो तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। तो होय सालास ऑफ द्वारा समुद्र। तो ये एक कहानी तो हम तैयार कर लिए। पांड्यास ऑफ मदुराई, ये जो पांड्यास में आप देख रहे हो उसमें पान आ रहा है, PAN, पान। तो आपको याद रखना होगा पांड्यास कोई एक पागल इंसान था जो पान खा के, पागल इंसान पान खा रहा था, मैड, और आपके कुर्ते पे थूक दिया। तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। पांड्यास कहाँ के थे? पांड्यास में पान आया, पान से आया पागल इंसान, तो पागल इंसान से आया मदुराई, मैडुराई। ओके, तो ये 2 तो हमने कर लिया। तो बाकी 2 आप क्या ट्राई करोगे? यादवास ऑफ देवागिरी और काकातियास ऑफ वारंगल। तो कुछ कहानी आप भी बनाने की चेष्टा करिए, या हम आपको बना के देंगे। Malik Kafur, who later rose to the position of a general in the army, was bought as a slave by Alauddin Khilji. ये एक ब्रैकेट में दिया गया, तो मतलब मालिक खफौर के बारे में बताया जा रहा है कि इसे भी एक स्लेव के तरह खरीदा गया था, और देखो स्लेव ने कितना अच्छा काम किया। चलिए, तो ये 2
यादवास ऑफ देवागिरी और काकातियाज ऑफ वारंगल पर कहानी बनाने के लिए मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूं। चलिए। यस फ्रेंड्स, सो बात कर रहे थे मालिक कफूर की। हाँ, यहाँ आपको मैंने कहा था कि कुछ कहानी बनाइए आप लोग। कहानी बनानी थी आपको यादवास ऑफ देवागिरी। भगवान कृष्ण यादव से थे और वो देवता थे, तो ये याद रखना, देवागिरी। और काकातियास, जब युद्ध होगा ना, कभी भी युद्ध, वॉर, तो वॉर में काका को आप बोलोगे, अरे काका वॉर है, आप मत जाइए, आप बूढ़े हो गए। मैं जाऊंगा और मैं एंगल बदल बदल के मारूंगा, तो वॉर एंगल। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब डेक्कन का पॉलिसी क्या था? अलाउद्दीन, डेक्कन पॉलिसी वॉज कमेंडेबल, मतलब इट वॉज वर्थ प्रेजिंग फॉर हिज फार साइटेडनेस। ही कुड सी द फ्यूचर, फार साइटेडनेस, फ्यूचर को समझ पा रहा था वो। क्या था ऐसा? अलाउद्दीन डिड नॉट, अलाउद्दीन ने क्या किया, वो डेक्कन को अपना राज्य का हिस्सा नहीं बनाया। राज्य का हिस्सा बनाने का मतलब क्या है कि आपके ऊपर पूरा जिम्मेदारी आ जाता है। तो फिर सर, अगर राज्य का हिस्सा नहीं बनाना था तो फिर डेक्कन में क्यों उसने अपना सेना भेजा? डेक्कन में सेना भेजा और बोला, ए डेक्कन, अपने को पहचान। और डेक्कन के जो राजा थे उनसे वो लेता था हेवी टैक्स। ठीक है, तुम अपना राज्य करो, तुम राजा रहो, बट तुम मुझे टैक्स देते रहो। So he did not annex the Deccan after conquering it, as he realized the impracticality of ruling and controlling the south from the north. ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इधर से इधर जाके कंट्रोल करना इजी नहीं है दोस्तों। सो ये समझ गया था कि इम्प्रैक्टिकल है। ये इसका फार साइटेडनेस था कि पहले संभालने का चेष्टा करो और फिर नहीं संभाल पाओ, इससे अच्छा पहले ही कुछ ऐसा राजनीति, ऐसा रणनीति बनाओ कि दिक्कत ना आए। His chief aim was to amass enough wealth to pay for the maintenance of huge army. देखो, आर्मी बनाना इजी है, आर्मी को चलाना इजी नहीं है। आर्मी के सोल्जर्स को पैसे देने पड़ते हैं। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेरिटरीज, टेरिटरीज एडमिनिस्टर हो जाए उसके लिए भी पैसे चाहिए, आर्मी को मेंटेन करना पड़े उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो डेक्कन से लो पैसे। The conquered kingdoms had to accept the supremacy of the sultan. The conquered kingdoms,
कि मैं सुप्रीम हूं, मैं तुमसे सीनियर हूं, और उसके नाम का तुम्हें देना है हैवी एनुअल ट्रिब्यूट एज अ साइन ऑफ देयर सबमिशन टू हिज ओवरलॉर्डशिप। अगर कोई पैसे नहीं दे तो फिर इसका मतलब ये कि मैं तुम्हें नहीं मानता हूं कि तुम मुझसे सीनियर हो, सुपीरियर हो। पैसे दोगे तो ये मानूंगा, और अगर पैसे देने से इनकार कर रहे हो तो जाओ, मैं तो तुमसे जीत चुका हूं, अब यहां का राजा मैं। तो इज्जत तो प्यारी थी, इज्जत बचा रहेगा, और अलाउद्दीन को कुछ कुछ हर साल में ट्रिब्यूट देना है, पैसे देना है, दे देंगे। अब आइए, कहानी है मंगोल्स की। Alauddin and the Mongols. The Mongols had continued to threaten India. In 1297-98 CE, they crossed the river Satluj and proceeded towards Delhi. हमने कहा था ना आपको 1297-98 में। Alauddin sent a large army and routed the Mongols. Large army था उसके पास, routed मतलब जड़ से निकाल देना। रूटेड, उसने अपना जड़ फैला लिया था, तो वो जाके जैसे जड़ से उखाड़ते हैं ना, तो अलाउद्दीन जाके जड़ से उखाड़ दिया। दे रिटर्न इन 1299 CE। हु आर दे? दे मतलब द मंगोल्स। दे रिटर्न अगेन, besieged Delhi and forced Alauddin to retire to the fortress of Siri। इसका मतलब क्या है? एक साल बाद वापस से मंगोल्स आते हैं, दिल्ली जीतते हैं, और अलाउद्दीन को फोर्स कर देते हैं फोर्ट्रेस सीरी में जाने के लिए। इसका मतलब यह है, दोबारा जब मंगोल्स आए तो उसका सर दर्द हो गया, सर पकड़ लिया सीरी। क्यों सर पकड़ लिया? क्योंकि वो हार गया था। अलाउद्दीन रियलाइज दैट मोर इफेक्टिव स्टेप्स were necessary to deal with the Mongol menace. The steps taken by Alauddin are outlined as follows. Questions आ सकते हैं आपके, what were the steps taken by Alauddin to control the Mongol menace? तो आपको लिखना होगा कि मंगोल पहले आए थे 1297-98 में, उस समय हार गए, वापस से 1299 में मंगोल्स आए, उस समय जीत गए। अलाउद्दीन को फोर्ट्रेस सीरी में जाना पड़ा, और उसके बाद अलाउद्दीन ने कुछ स्टेप्स लिए। तो क्या स्टेप्स लिए? ही रीऑर्गेनाइज्ड, हु इज ही? अलाउद्दीन रीऑर्गेनाइज द डिफेंसेस इन द वेस्टर्न पंजाब। पंजाब के रास्ता से ही आते हैं, तो पंजाब को पहले मजबूत करो। ही रिपेयर्ड एंड रीबिल्ट न्यू फोर्ट्स। The frontier province of Dipalpur was placed under Ghiyasuddin Tughlaq। दोस्तों नाम ध्यान से रखो, यही घियासुद्दीन तुगलक आगे चल के तुगलक डायनेस्टी फॉर्म करने वाला है। तो आज देखो, यही होता है, राजा या सुल्तान के अंडर में जो बहुत ताकतवर इंसान होता है, जिस दिन राजा कमजोर होगा उस दिन वो ताकतवर इंसान राजा का कब्जा कर लेता है। The frontier province of Dipalpur placed under Ghiyasuddin Tughlaq। अब यार इसको कैसे याद रखोगे सर? ये सारा दिन घिया का सब्जी खाते रहता था। सुद्दीन, दिन भी आ रहा ना, सारा दिन घिया का सब्जी बहुत पसंद था इसे। घियासुद्दीन तुगलक, द मोस्ट एबल ऑफ द जनरल्स। बाबा रामदेव भी बोलते हैं ना घिया खाओ, तो ये उस जमाने से घिया खाते थे, घियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद अलाउद्दीन ने क्या किया? ही रेज्ड a powerful and centralized standing army and equipped it for all offensive and defensive purposes। आर्मी को ऑफेंसिव डिफेंसिव सब चीज सिखाया। इन 1305, मतलब दोस्तों 6 साल लगा, 6 years मंगोल्स के लिए, 6 years का तैयारी। द मंगोल्स मेड अनदर अटेम्प्ट टू कॉन्कर दिल्ली। इसका मतलब ये कि 6 साल के बाद
दिल्ली पर कब्जा करने का फिर से 1305 में मंगोल्स ने कोशिश किया। अलाउद्दीन्स आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट अपॉन द मंगोल्स। देखो 6 साल का तैयारी क्या क्या किया। तैयारी किया कि इसने पंजाब में डिफेंस को मजबूत किया, फोर्ट्स को रिपेयर किया, दीपालपुर में घियासुद्दीन तुगलक को रखा, पावरफुल एंड सेंट्रलाइज आर्मी को इक्विप किया, और उसके बाद जब 6 साल बाद मंगोल्स ने अटैक किया तो मंगोल्स को जबरदस्त तरीके से गोल गोल घुमा के क्रश किया। अब आइए चर्चा करने हैं अलाउद्दीन एंड द नोबिलिटी का। Alauddin had to deal with a series of rebellions by his nobles and relatives. आसान नहीं था। क्यों था? क्योंकि याद करो अलाउद्दीन एक भांजा था जिसने अपनी मामा का हत्या किया था, तो रिलेटिव्स लोग तो इजी छोड़ेंगे नहीं उसको। He adopted several methods to curtail their power. Curtail मतलब छोटा कर देना, वो जो पावर था उनको कम करना। Their power मतलब their कौन है इसमें? The nobles and the relatives. And bring them under his control. मेरे कंट्रोल में लाना ही होगा मुझे। अलाउद्दीन ने क्या किया? Alauddin set up an elaborate and efficient spy system, जासूसी। इसकी जासूसी, उससे लेना, उससे लेना, खबर निकालते रहो। Every movement of the nobles was watched and reported. कौन क्या कर रहा है, जाओ देख कर आओ, ओके खबर दो। तो नोबल्स के सारे एक एक कदमों पे अलाउद्दीन ने जमा रखी थी अपनी आंख। ये अलाउद्दीन का स्पाई वाला आंख है। ओके। He prohibited the drinking of wine and set an example by breaking his own wine vessels. ये लो, आज से मैं नहीं पीऊंगा, ये मैंने फेंक दिया जी। Oh no. He regulated marriages among the nobles. They were not allowed to intermarry without his permission. No gatherings could be organized by nobles without the prior consent of Sultan. आपस में मिल नहीं सकते थे, शादी भी बिना परमिशन के नहीं कर सकते थे, क्योंकि शादियों में भी गैदरिंग होता है और वैसे भी गैदरिंग करना अलाउड नहीं है। संघ में मिलोगे तो षड्यंत्र करोगे। और उसने क्या किया? He revised the taxation system in order to reduce the surpluses of the prosperous classes. जो रईस लोग थे, बहुत अमीर लोग थे, टैक्स उनसे ज्यादा वसूल किया, उनका सरप्लस को रिड्यूस किया। The land grants issued by him did not make the new landholders owners of the land. अगर सुल्तान की तरफ से किसी को भी जमीन अगर दी गई तो उसे ओनर नहीं बनाया गया। नहीं जी, ओनर नहीं हो, जमीन दिया, काम करो, ओनर नहीं बनने देंगे। आइए अब पढ़ते हैं अलाउद्दीन के मार्केट रिफॉर्म्स। वक्त आ गया कि कलर को बदला जाए, रंग बदलते हैं। आइए। Alauddin was famous for his market policy, which was based on price control measures. प्राइस को कंट्रोल किया उसने। कौन से प्राइसेस? जो एकदम एसेंशियल कमोडिटी है, खाना, राशन, उसको कंट्रोल किया, फिक्स किया। हिस्टोरियंस सच एज बारानी एंड इब्न बतूता, एक गाना था इब्न बतूता, आगे नहीं आता मुझे। हिस्टोरियंस, कौन से हिस्टोरियंस? बरानी एंड इब्न बतूता। उनका क्या कहना है? इंडिकेटेड दैट अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस दीज मेजर्स। कौन से मेजर? प्राइस कंट्रोल मेजर्स। क्यों इंट्रोड्यूस किया? इन ऑर्डर टू लोअर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी। आर्मी को मेंटेन करने के लिए आर्मी का राशन कौन खरीदता है? राजा खरीदता है, सुल्तान खरीदता है। तो मार्केट में जाके प्राइस को कंट्रोल करो, जिससे, क्योंकि सुल्तान को तो बहुत लोगों के लिए राशन खरीदना पड़ता है, तो वो प्राइस को कंट्रोल करो। समझदार था बंदा। Alauddin controlled the prices of necessary goods for the benefit of the public.
He set up 3 markets in Delhi. 3 market. One for food grains, the second for cloth, roti, kapda, and the third, makan nahi tha dosto, for horses, slaves, and cattle. Market officers such as Shahnahi Mandi were appointed to keep a strict watch on the prices and the weights. प्राइस पर भी वॉच करो और वेट्स मतलब 1 किलो ही होना चाहिए. The prices of all commodities were fixed. The prices of essential items were fixed at a lower rate. Essential items, food items जो एकदम बिना खाए पिए नहीं रह सकते हैं. Food and cloth. Weights and measures were effectively standardized. Weights and measures मतलब होता ना कि वजन और measure मतलब कि चलो ये 1 इंच कितना है, ये 1 सेंटीमीटर कितना है. और जो गलत काम करते थे, होर्डिंग करते थे. होर्डिंग मतलब सामान को रख के रखना, सप्लाई को रोक के रखो ताकि जब सप्लाई कम मिले तो उसका दाम बढ़ा दो. और या चीटिंग कर रहे थे उनको सीवियरली पनिश किया जाता था. स्टेट वेयर हाउसेज मतलब सुल्तान के वेयर हाउसेज वर ऑल्सो सेटअप जो सुल्तान के अंडर में थे. These were stocked with food grains which were released whenever there was a famine or shortage. अगर कोई सूखा पड़ गया तो सरकारी खजाने से या सुल्तान के खजाने से. Alauddin's market policy were a huge success. These policies remained in operation throughout his reign. जब तक अलाउद्दीन था तब तक ये मार्केट को ऐसे ही रेगुलेट किया. कॉइन्स देखो ये इशू किया. मिलिट्री रिफॉर्म्स, सेना का रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है. अलाउद्दीन realized the important role of a strong administrative system in maintaining the vast empire. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं है तो बड़ा से बड़ा एम्पायर भी गिर जाएगा. He was the first Sultan of Delhi to have a permanent standing army. Permanent standing army. हर समय एक आर्मी खड़ी है. Alauddin introduced the system of branding horses, that is system of दाग. घोड़ों पे कुछ मार्क लगा दिया. Nobles were not allowed to maintain an army. The army was paid in cash and directly recruited by the Sultan. Sultan खुद अपने निगरानी पे रखता था आर्मी को. Alauddin kept in touch with the army when it was on the move through an elaborate system of डाक चौकी, postal system से आर्मी के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहता था. अब आइए बात करना है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की. Alauddin ensured the flow of adequate revenue to meet the cost of maintaining a large army and to facilitate the administration of vast empire. Revenue मतलब पैसा, सरकारी खजाना पे पैसे आने चाहिए. अब कहाँ से आएगा? उसका फ्लो एकदम परफेक्ट होना चाहिए. फ्लो ऑफ एडिक्वेट रेवेन्यू. एडिक्वेट मतलब उतना पैसा जिससे हम कॉस्ट को मीट कर सके. मेरा कॉस्ट क्या चीज था? लार्ज आर्मी का कॉस्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वास्ट एम्पायर. तो रेवेन्यू कैसे आए? एग्रीकल्चर से आएगा रेवेन्यू. लैंड वॉज मेजर्ड एंड द शेयर ऑफ द स्टेट वॉज फिक्स्ड. किसान जब भी खेती करता है तो आपको टैक्स देना पड़ता है सुल्तान को. फिक्स कर दिया. लैंड रेवेन्यू वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1/3 to half the produce. पहले 1/3 था, अब कर दिया 1/2. स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर्स वर ऑल्सो अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस. ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया कि जाओ जो ठीक से टैक्स नहीं दे रहा उससे वसूल कराओ. पेट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. Alauddin patronized art and learning. Important developments were made in literature during his reign. Literature. The famous Persian poet Amir Khusrau lived in his court.
Alauddin ordered the building of imposing monuments and structures. The Alai Darwaza, added as an entrance door to Qutub Minar, is a beautiful specimen of Turkish architecture. He also built a madrasa near the Qutub Minar. The other noteworthy monuments built by him are the Palace of Thousand Pillars and Siri Fort in Delhi. Madrasa is a place जहाँ बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, हॉस्टल टाइप का समझ लीजिए. Alauddin Khilji died in 1316 CE. After the death of Alauddin, Malik Kafur, याद करो Malik, 1 2 का 4, 1 2 का 4, acted as the regent of Alauddin's minor son. Regent of Alauddin's minor son मतलब समझ लो देख रेख करने के लिए. Kafur involved himself in intrigues which created chaos in administration and ultimately led to his murder. मतलब कुछ ना कुछ घपला, intrigues. The last Khilji ruler, Qutbuddin Mubarak Shah, was murdered in 1320 CE by his own Turkish chief Ghiyasuddin Tughlaq. याद करो बहुत घिया खाता था ये. The first ruler of the Tughlaq dynasty. Last कौन थे? The last Khilji ruler was Qutbuddin Mubarak Shah. ये है देखो Alai Darwaza in Delhi. With this we come to the end of this chapter. Thank you very much. Enjoy. The next chapter which we are going to do is not today of course, but next chapter क्या है ये आपको बता देते हैं. The Tughlaq, Ghiyasuddin Tughlaq, the Sayyid and the Lodi dynasties पढ़ेंगे, but आज नहीं, कल. मिलते रहिए, enjoy करते रहिए. कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, 9830175050 is the WhatsApp number. Take care, enjoy, and life is beautiful, and so you are. Bye-bye.